हेलो स्टूडेंट, कल तक के वीडियो में हमने मेंडलीय वंशागति के बारे में पढ़ा था कि मेंडल ने किस प्रकार मटर के विभिन्न प्रजातियों की खोज की और उनके बीच संकरण कराने में कितना समय लगा। ठीक, तो कल एक दो टॉपिक आपके छूट गए थे, वो हमने करा नहीं पाए थे, तो आप इसी के नीचे या साइड में कहीं भी उनको लिख सकते हैं। दो टॉपिक थे जो छूट गए थे। कल हमने आपको बताया था कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, मतलब अपने प्रयोगों में मटर के पौधे को ही क्यों चुना, अन्य पौधों को क्यों नहीं चुना। तो वो भी हमने आपको बता दिया था कि मटर के पौधे को ही क्यों चुना था और अन्य दूसरे पौधों को क्यों नहीं चुना था। ठीक, इसके बाद आगे है कि मटर के किन किन लक्षणों को लिया था, मतलब मटर के पौधे के, मेंडल ने मटर के पौधे के किन किन लक्षणों को लिया था। तो इससे पहले जो दो टॉपिक आपके छूट गए थे उनको ध्यान करेंगे और उनको साइड में या इसी के नीचे कहीं भी आप लिख लेना। ठीक, तो पहला जो टॉपिक था आपका वंशागतिक विभिन्नताएं तथा लैंगिक जनन। मतलब वंशागतिक विभिन्नताएं मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने वाली विभिन्नताओं और लैंगिक जनन में क्या संबंध होता है, मतलब कि इन दोनों का आपस में क्या मेल होता है। तो इसमें क्या होता है, जो लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव होते हैं सबसे ज़्यादा विभिन्नताएं उन्हीं जीवों में पाई जाती हैं। ठीक, तो हमेशा ये याद रखना कि जो लैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं उनके आगे वाली पीढ़ी में सबसे ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? अब वो इसलिए पाई जाती हैं कि जो लैंगिक का जनन करने वाले जीव होते हैं इनमें दो जनक भाग लेते हैं। ठीक, एक तो नर और दूसरा मादा, दो जनक भाग लेते हैं। अब क्या होता है, जो मादा जनक होता है उससे मादा युग्मक निकलते हैं और जो नर जनक होता है उससे नर युग्मक निकलते हैं। जब दोनों का संलयन होता है तो इनसे होता है युग्मनज का निर्माण। नर और मादा के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। अब क्या होता है, जब नर और मादा मिल जाते हैं, युग्मनज का निर्माण होता है, फिर इनमें कोशिका का विभाजन शुरू होता है। जब कोशिका का विभाजन शुरू होता है तो गुणसूत्रों का बंटना प्रारंभ हो जाता है। मतलब दोनों के गुणसूत्र को मिलकर एक नए प्रकार के गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। ठीक, मतलब क्या होता है कि नर और मादा जब युग्मनज बना लेते हैं तो नए गुणसूत्रों का संलयन होता है, मतलब नए गुणसूत्रों का निर्माण होता है, जिससे नर और मादा दोनों के आधे आधे लक्षण संतति में जाते हैं। और जब दोनों के आधे आधे जाएंगे, इसके मादा की सूचनाएं और नर की सूचनाएं जब जाएंगी तो नर और मादा जो उनकी संतान होगी, नर और मादा दोनों से अलग होगी।
ठीक, तो इसमें कहने का मतलब ये होता है जो लैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं सबसे ज़्यादा विभिन्नताएं उन्हीं जीवों में पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों के गुणसूत्र मिलते हैं और नए गुणसूत्रों का संयोजन होता है, नए प्रकार के गुणसूत्र बनते हैं और जो नए गुणसूत्र से बनी हुई संतान होगी वो माता पिता से क्या होगी, अलग होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी। ठीक, तो जो लैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं उनमें विभिन्नताएं सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं और यही विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचती रहती हैं। आपने देखा होगा कि दो जैसे माता पिता हैं उनकी संतान एक सी नहीं होती, अलग अलग होती हैं। क्यों? वो इसलिए होती है क्योंकि नर और मादा दोनों के गुणसूत्र आते हैं, संलयन करते हैं, जिससे नए प्रकार के गुणसूत्रों का संयोजन होता है। अगर ऐसा होता कि इसमें दो विपरीत लिंग भाग ना लेते, मतलब संलयन में दो विपरीत लिंग भाग ना लेते, एक ही लिंग भाग लेता, तो एक लिंग के भाग के लेने से जो संतान होती है वो सेम टू सेम फोटोकॉपी प्राप्त होती है। ठीक, तो एक तो ये हो गया जो आपका टॉपिक छूट गया था, वंशागतिक विभिन्नताएं एवं लैंगिक। दूसरा है अलैंगिक जनन। वंशागतिक विभिन्नताएं एवं अलैंगिक जनन। जनन दो ही प्रकार के होते हैं, ये तो आप जानते हो, एक तो लैंगिक एक अलैंगिक। तो लैंगिक जनन में सबसे ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसके जस्ट अपोजिट है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन तो आप जानते हैं कि ये सब एक कोष की जीवों में होता है। अलैंगिक जनन कई प्रकार का होता है, जैसे द्विखंडन, बहुखंडन और रीजेनरेशन मतलब पुनर्जनन, बीजाणु जनन। तो ये जो अलैंगिक जनन होता है सभी एक कोष की जीवों में होता है और अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं बिल्कुल ना के बराबर जाती हैं। अब अलैंगिक जनन में जो आने वाली संतान होती है उसमें बिल्कुल विभिन्नता नहीं होती है, वो अपने जनक के समान ही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है, इसमें दो जनक भाग नहीं लेते हैं, इसमें एक ही जनक भाग लेता है। जैसे मान के चलो ये अमीबा है, इसमें नर अमीबा ही भाग लेगा। ठीक, नर अमीबा नहीं, उसमें नर और मादा होते नहीं, एक ही अमीबा होता है जो जनन में भाग लेता है। जब धीरे धीरे ये बीच से कटता जाता है और क्या दो प्रकार के अमीबी बन जाते हैं। जब दो प्रकार के अमीबी बन जाते हैं तो देखो इसी का अंश होता है, जो ये अमीबा होता है मेन अमीबा, इसी का अंश क्या होता है, इन दोनों में होता है। इसी का डीएनए होगा, इसी के आनुवांशिक गुण होंगे, तो इससे जो संतति प्राप्त होती वो क्या होगी, बिल्कुल फोटोकॉपी अमीबा जैसी ही होगी। जो जनक होता है बिल्कुल सेम सेम उसी जैसी होगी। ठीक है ना। तो जो अलैंगिक जनन होता है उसमें जो विभिन्नताएं होती हैं बिल्कुल ना के बराबर पहुंचती हैं और इससे जो संतति प्राप्त होती है वो अपने जनक के समान एकदम फोटोकॉपी प्राप्त होती है। ठीक, इसमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। विभिन्नताएं केवल लैंगिक जनन करने वाले जीवों में ही सबसे ज़्यादा पहुंचती हैं। जो अलैंगिक जनन करते हैं जो जीव, उनमें आने वाली पीढ़ी में विभिन्नताएं बिल्कुल नहीं जाती हैं, वो संतान अपने जनक के समान ही होती है। ठीक, तो ये दो टॉपिक आपके छूट गए थे जो करवाने थे, लेकिन कल हमको शायद याद नहीं रहा, तो ये दो टॉपिक लिख लेना। अब उसी के आगे चलते हैं। आगे हेडिंग है उसी के आगे, मेंडल ने मटर के प्रयोगों में, अपने प्रयोगों में मटर के पौधे को ही क्यों चुना, इसके आगे है अध्ययन के लिए उपयुक्त
अध्ययन के लिए उपयुक्त तुलनात्मक लक्षणों का चयन। मतलब अब उन्होंने जो मटर का पौधा लिया था उसके कौन कौन से लक्षणों को लिया था, मतलब कौन कौन दो लक्षणों के बीच में उन्होंने संकरण कराया था। एक लक्षण होता है प्रभावी, दूसरा होता है अप्रभावी। प्रभावी का मतलब होता है कि वो लक्षण अधिकतर देखने को मिलते हैं, मतलब 100% में से 80% प्रभावी होते हैं, बाकी जो 20% बचते हैं वो होते हैं अप्रभावी, मतलब वो कम ही देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही 7 लक्षणों को लिया था। सात लक्षण कौन कौन से थे? पहला है पौधे का आकार, मतलब प्लांट का जो साइज होता है, तो उन्होंने सबसे पहले रखा था पौधे का आकार, मतलब लंबा, ताल बोलते हैं जिसे, बौना, ड्वार्फ। उन्होंने पहला जो लक्षण लिया था, इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको करना, लेकिन 7 लक्षण आपको लिखने हैं। तो पहला है पौधे का आकार। उन्होंने जो देखो, जो लंबा है ये होता प्रभावी, बौना है ये होता अप्रभावी। क्या अब नहीं आए, ठीक। तो पौधे का आकार पहला है प्रभावी, दूसरा अप्रभावी, मतलब लंबा। आपने देखा होगा पौधे की बहुत सी प्रजातियां क्या होती है, लंबी होती है, कुछ प्रजातियां क्या होती हैं, छोटी होती हैं। जो मटर का पौधा होता है उसकी कुछ प्रजातियां लंबी होती हैं और कुछ प्रजातियां छोटी होती हैं। तो उन्होंने सबसे पहले लंबा और बौने पौधे के बीच संकरण कराया। तो इसमें क्या हुआ, प्रभावी जो था लंबा, उसके लक्षण ज्यादा आए थे आगे आने वाली पीढ़ियों में। वो जो बौना था इसके लक्षण कम आए थे, क्योंकि बौना क्या है, अप्रभावी है, ठीक। इसके बाद उन्होंने रखा था बीज का आकार। बीज का आकार, अब बीज 2 प्रकार के होते, एक तो होता है गोल, दूसरा होता है झुर्रीदार। गोल जो होता है वो प्रभावी होता है, क्योंकि अधिकतर सीड्स होते हैं वो गोली होते हैं। झुर्रीदार आपने देखा होगा बहुत ही कम आपको बीज मिलेंगे जो झुर्रीदार है। तो जो गोल होता है वो ज्यादातर मिलते हैं। तो गोल हो गया प्रभावी, दूसरा हो गया अप्रभावी झुर्रीदार। अब तीसरा उन्होंने रखा था बीज का रंग। अब आपने देखा होगा जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पीला, दूसरा होता है हरा। हरा क्या होता है, अप्रभावी। बहुत से मटर के बीजों में बहुत ही कम आपको हरे देखने को मिलेंगे, नहीं तो सब क्या होंगे, पीले देखने को मिलेंगे, ठीक। इसके बाद आता है पुष्प का रंग। ठीक, प्रभावी हो गया सफेद, बैगनी हो गया अप्रभावी। तो बीज का रंग उन्होंने लिया पीला। पीला जो होता है प्रभावी और हरा होता है अप्रभावी। और पुष्प का रंग सफेद, अधिकतर पुष्प का रंग सफेद होता है, लेकिन कुछ पौधों में बैगनी होता है। तो बैगनी अप्रभावी होता है, ये कहीं कहीं ही देखने को मिलता है, बाकी सबका होता है क्या,
सफेद होता है। तो कितने लक्षण हो गए? 4 हो गए। पांचवा है पुष्प की स्थिति। कक्षस्थ और अग्रस्थ, मतलब पुष्प कहां पर स्थित हो? कक्षत कलिकाओं पर स्थित है कि अग्रस्थ आगे स्थित है? तो उन्होंने पुष्प की स्थिति को भी लिया था कि पुष्प पौधे के कक्षस्थ भाग में स्थित है कि अग्रस्थ भाग में स्थित है। अगला जो उन्होंने लक्षण लिया था फली की आकृति, मतलब फली की आकृति कैसी होनी चाहिए? देखो फली की आकृति दो प्रकार की होती है, एक तो फूली हुई फली होती है जिसमें पूरे बीज रहते हैं, और दूसरी होती है पिचकी हुई फली। तो उन्होंने फली की आकृति को भी मतलब फली के आकार को भी लिया था। एक था फली का रंग, ठीक, फली के रंग को भी उन्होंने लिया था। फली का रंग दो प्रकार का होता है, एक तो होता है हरा और दूसरा होता है पीला। तो हरा और पीला। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में इतने लक्षणों को लिया था और इन्हीं लक्षणों पर सभी 7 लक्षण जो होते हैं, लक्षणों के 7 लक्षणों पर अपने प्रयोग किए थे। पहला है पौधे का आकार लंबा और बौना। दूसरा है बीज का आकार गोल और झुर्रीदार। तीसरा है बीज का रंग पीला और हला। पुष्प का रंग सफेद और बैंगनी। पुष्प की स्थिति कक्षस्थ और अग्रस्थ। फली का आकार फूली हुई पिचकी हुई। फली का रंग हरा और पीला। इन्हीं 7 लक्षणों पर उन्होंने अपने सभी प्रयोग किए और सबसे ज्यादा जो प्रयोग उसने किए थे, सबसे पहले वो था पुष्प का आकार, मतलब पौधे का आकार लंबा और बौना। उन्होंने सबसे पहले लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच ही संकरण कराया था। और जो ये इस चैप्टर में आपको पहला संकरण तो इस पौधे के बीच कराया जाएगा, फिर बीज का आकार इनके बीच कराया जाएगा, इसके बाद है पुष्प का रंग, ठीक, और दूसरा है फली का रंग। 4 लक्षणों के बीच, यानी बीज के 4 लक्षणों के बीच संकरण कराया जाएगा और उनका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि बाकी जो है उसका आपको नहीं है। तो 4 लक्षणों के बीच ही आपका अध्ययन कराया जाएगा और जो इनसे परिणाम प्राप्त होंगे वो आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे के किन किन लक्षणों को लिया था, ठीक। तो ये 7 लक्षण आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से लक्षणों को लिया था। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जो हम PDF भेजेंगे उसमें इंग्लिश में भी है और इससे आप उसमें हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इतने लक्षणों को हमने मेंडल ने लिया था और इनमें से हमको 4 ही लक्षणों को पढ़ना है और उनका तुलनात्मक अध्ययन करना है कि किस पीढ़ी में कौन से लक्षण आए हैं। तो आज की वीडियो में आपको ये तालिका ही बनानी है और तालिका को पूरा याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक। बाकी जो इसके आगे है वो हम आपको कल बताएंगे, ठीक।